कि चीन कोई उदारवादी नीति पर उतर आया है। वो चीन जो लगातार विस्तारवादी नीति पर लगा रहता है। बड़ी वजह इसके पीछे है, जिसमें भारत सरकार की अहम नीतियां इसमें सबसे ज्यादा कारगर रही हैं। और साथ बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं, वो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। अगर वजह नंबर 1 की बात करूं तो वजह नंबर 1 है कि दिन ब दिन जो चीन की विकास दर है वो लगातार गिर रही है। भारत मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, जबकि विकास दर जिसके लिए चीन जाना जाता था उसमें कमी लगातार देखने को मिल रही है। वजह नंबर 2, ट्रंप के वादे का डर चीन को सता रहा है। दरअसल चीन की तरफ से जो माल तैयार किया जाएगा चीन में, वो अमेरिका अगर वहां भेजा जाता है उस पर 60% टैक्स की बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। जल्द ही यहां पर राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। ट्रंप अगर जीतते हैं तो चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे होगा है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे चीन में बेरोजगारी फैलने का डर है। इसकी वजह से भी चीन को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दिनों जिस तरीके से मजबूत यहां पर हुए हैं। वहीं चौथी वजह बताऊं, डॉलर के मुकाबले युआन को विश्व पटल पर पहचान बनाने की जो कोशिश चीन की तरफ से हुई थी उसे देशों ने स्वीकार नहीं किया है। युआन की जो स्वीकृति है वो यहां पर नहीं हुई है। वजह नंबर 5, दक्षिण चीन सागर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चीन के लगातार बढ़े हैं। वहीं भारत अपने पड़ोसियों के साथ भी और बाकी दुनिया में भी जो अपने रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है। वहीं छठी वजह, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी, और साथ ही जो स्थिरता है पूरे विश्व के अंदर, जो प्रगति है, उसके लिए भी दोनों के रिश्ते बेहद मजबूत होने चाहिए। ये चीन अब कहीं ना कहीं समझ रहा है। भारत की जो साख लगातार बढ़ रही है। और सातवीं वजह यह है कि कोविड काल के अंदर जिनपिंग की साख पर बट्टा लगा। भारत लगातार प्रगति करता रहा, देशों की मदद यहां पर करता रहा, और जिनपिंग और चीन बैठकर जिस तरीके से डोकलाम में साजिशें यहां पर रच रहे थे, इसी वजह से ये स्थितियां यहां पर बनी। और इस वक्त मैं लद्दाख में मौजूद हूं। आज का दिन भी बहुत अहम है, क्योंकि सारे जो यहां पर प्रोसेस है सेनाओं को पीछे हटाने की वो पूरी की गई है। क्या कुछ जो है हटाया गया है, रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। में देपसांग और साथ ही डेमचोक 2 पॉइंट्स पर जो सेनाओं की वापसी का समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है। आज 29 तारीख है, जिसमें तमाम जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उन्हें वापस दोनों सेनाओं की तरफ से लिया जाना है। दरअसल एक तरफ देपसांग है जहां पर जो पॉइंट है PP 10 से लेकर 13 तक, वहां पर वापसी हो चुकी है। और साथ ही डेमचोक के चारडिंग नाला है यहां पर इसके पीछे कुछ ही दूरी पर, जहां पर दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी वापसी हो चुकी है, जिसमें पश्चिमी हिस्से की ओर भारतीय सैनिक और नाले के जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर चीनी सैनिक इसके पीछे यहां पर जा रहे हैं। करीबन 50 से 60 वाहन हैं सेना के, जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है। और कुछ कुछ हिस्सों को शुरुआत में हटाया गया था, कुछ कुछ सैनिकों को पहले वापस बुलाया गया था। वहीं अब ये जो डेमचोक पॉइंट है, यहां से लगभग सभी जो 2020 वाली स्थिति है उससे 2020 वाली स्थिति पर दोनों ही पक्षों के जो सैनिक हैं वहां से अब पीछे जा चुके हैं। 4 से 5 दिन के बाद जब पूरी तरह ये प्रक्रिया सैनिकों के पीछे हटने की पूरी हो जाएगी, उसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद ये भी क्लैरिफिकेशन पूरा हो जाएगा कि उसके बाद पेट्रोलिंग कैसे होगी। हालांकि चीन यहां पर LAC पर शांति के लिए भारत से बात जरूर कर रहा है, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो धोखेबाजी उसकी फितरत रही है, और इसी के लिए भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत इसका जिक्र भी कर चुका है कि चीन के साथ आगे रिश्ते कैसे बढ़ेंगे ये निर्भर करेगा कि वो समझौते को लेकर आगे कैसे बढ़ता है। बार बार चीन चालाकी जरूर दिखाता है, लेकिन भारत की चतुराई के सामने उसे बार बार मुंह की खानी पड़ती है। और अब वैश्विक तौर पर भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है उसके लिए मजबूरी हो गई है कि अब वो भारत के साथ वैश्विक तौर पर भी जो अपने संबंध है उसमें सुधार करने की कोशिश यहां पर करे। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं और अब संग्राम में बात करता हूं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तलवारें जिस तरीके से खिंची हुई, ईरान और इजराइल, सभी को इंतजार था कि अब क्या ईरान की तरफ से पलटवार यहां पर किया जाएगा। उससे पहले प्रोएक्टिव हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो ब्रह्मास्त्र यहां ईरान का है उसे नष्ट करने पर पूरी तरीके से आमादा हैं। यानी वो ईरान पर एक बार फिर से पलटवार कर नेतन्याहू इजराइल पर जो हमला करने की वो फिराक में है, उससे पहले ही उसे बड़ी चोट यहां पर पहुंचाना चाहता है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले यहां पर दिखाता हूं नेतन्याहू आखिर कैसे चेतावनी
एक बार फिर से ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खामनेई ने भी हाल ही में, पेजेश्किन ने हाल ही में, दोनों की तरफ से चेतावनी ईरान को यहां पर दी गई। क्या कहा यहां पर नेतन्याहू ने, वो मैं आपको बताता हूं। नेतन्याहू दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ईरान पर फिर से भड़के। उन्होंने कहा कि इजरायली संसद के अंदर बड़े खड़े होकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को जो परमाणु हथियार हैं वो किसी भी सूरत में हासिल नहीं करने देंगे। परमाणु हथियार ईरान हासिल करना चाहता है, बार बार दावे करता है कि वो बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन हम उसे हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में पूरी तरीके से सेटल है, हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को हम रोकेंगे। इजराइल को नष्ट करने के लिए ईरान जो है वो इन हथियारों का निर्माण कर रहा है, वो इजराइल पर इन हथियारों का इस्तेमाल यहां पर करेगा और हमारी रणनीति में बुराई की धुरी को पूरी तरीके से खत्म करना है। बार बार वो ईरान को ऑक्टोपस कहते हैं और लगातार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसके लिए वो ईरान को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि दक्षिण और उत्तर में बुराई की धुरी के हाथ काटना हमारी रणनीति का हिस्सा है, और साथ ही ईरान और उसकी प्रॉक्सी से भी हमें जो भारी कीमत है वो हमें वसूल करनी है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात यहां पर नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को चुकानी होगी। क्या कहा नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए, सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। אנדרטת הזיכרון שתוקם כאן हमारी दीर्घकालिक रणनीति बुराई की धुरी को नष्ट करना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। हम इस लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार फिर से नई कसम यहां पर इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खा ली है। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो धुरी इन तमाम अपनी प्रॉक्सीज के साथ टेरर की बना रहा है उसे हम खत्म करेंगे। परमाणु हथियार किसी भी तरीके से हासिल नहीं करने देंगे यहां ईरान को। क्या तैयारी है अब यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री की, नेतन्याहू की, सुनिए जरा। इजराइल के ईरान पर हमले के 3 दिन बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक और नई कसम खा ली है, और नेतन्याहू के इस नए प्रण से साफ लग रहा है कि ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। और इस बार इजराइल ऐसा कुछ करेगा कि ईरान दर्द से कराह उठेगा। नेतन्याहू ने इजरायली संसद में ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजराइल को नष्ट करने के मकसद से ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, लेकिन इजराइल ईरान की यह हसरत कभी पूरी नहीं होने देगा। जो पहला इजराइल का हमला हुआ है ईरान के ऊपर में 100 एयरक्राफ्ट से, उसने वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट्स को नहीं टारगेट किया है। तो उनकी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, खास करके जो वेपन ग्रेड्स के, उस पर हमला होगा। या तो रिजीम चेंज के बाद वो टोटल ये मान जाएं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे पीसफुल प्रोसेस के लिए, और अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग या तो ये होगा या इसके रिट्रीब्यूशंस होंगे। यानी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नई कसम से इशारा साफ है कि इजराइल तक आने वाले हर खतरे तक पहुंचकर उसको तबाह कर देगा इजराइल। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि इजराइल के दिमाग में सबसे आगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना है, लेकिन नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि इस पर इजराइल की प्लानिंग क्या है कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। कराची में भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए जो भी उनके चिप्स या ये चीज़ें बनाई जाती थी, वो जो तेहरान के नॉर्थ ईस्ट में है उसको ख़त्म किया गया है। प्लस क्लैंडस्टाइन तरीके से तेहरान के अंदर ही 2 बड़े जो उनके सॉफ्टवेयर हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेपनाइजेशंस के लिए, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। और उसके अंदर में इस तरह की क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस चल रही हैं। यानी नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि हमने साबित कर दिया है, और यह पहली बार नहीं कि हमारा लंबा हाथ हर उस जगह पहुंचेगा जहां से इजराइल के लिए खतरा आएगा।
यानी ईरान पर अभी बड़ी एयर स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है और इस